स्वागत दोस्तों, आगे के सामने मोदी वचन के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। दोस्तों, बिहार के अंदर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को मिल रही है बड़ी सफलता। बताएंगे किस तरीके के नए सर्वे के आंकड़े जारी किए गए हैं दोस्तों, जिससे समीकरण में एकदम बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर हो गई है चर्चा। बताएंगे कौन कौन से पार्टी को किन किन सीटों पर चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और किस तरीके का सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीएसपी और बीजेपी के कई सारे लोग बताएंगे कौन से राज्य में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन ने बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में अपने समर्थकों को बुलाकर एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है दोस्तों। इसी के साथ में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मिल रही है इंडिया गठबंधन को एक और बड़ी सफलता। इसी के साथ में बताएंगे क्यों बीजेपी के अपने ही मंत्री इस बात को बोलने लगे हैं कि 15 साल तक नहीं आएगी भाजपा की यहां सरकार। बताएंगे कौन से राज्य से यह है जुड़ा हुआ मामला दोस्तों। एक एक करके चलेंगे, आज की सारी बड़ी अपडेट और सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इस बार सत्ता परिवर्तन करके जाएगा और इस बार जो नतीजे आएंगे अप्रत्याशित आएंगे, यानी एक तरफा आने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और क्या आप मानते हैं कि बिहार बदलाव की ओर जाएगा या बिहार उसी रास्ते पर जाएगा जिससे 20 साल से लगातार बिहार के लोगों को दुख दर्द और पीड़ा झेलना पड़ रहा है। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर तमाम पार्टियों ने अपने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी ने पूरी तरीके से खेल को इंडिया गठबंधन के पक्ष में कर दिया। दरअसल हुआ ये कि 15 अगस्त 2025 के 2 दिनों के बाद राहुल गांधी 17 तारीख को जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले दोस्तों, तो इंडिया गठबंधन की सारी पार्टी के लोगों ने राहुल गांधी का जोरदार तरीके से स्वागत किया। दक्षिण बिहार से लेकर उत्तर बिहार हर जगह इंडिया गठबंधन के लोग यात्रा करते दिखाई दिए। टोटल मिलाकर लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा हुई दोस्तों, जिसमें भारी संख्या में एकजुटता देखने को मिली इंडिया गठबंधन के नेताओं की और कई सारे विवाद भी हुए। लेकिन जो मुख्य लक्ष्य था इस पूरे यात्रा का दोस्तों, वो सफल होता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एसआईआर के मुद्दे पर लोगों में एक जागरूकता फैली है और बीजेपी को लोग सवाल पूछ रहे हैं जो इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। उसके बाद अब इंडिया गठबंधन की एकजुटता भी कुछ इस प्रकार है कि अब सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय जल्द आने वाला है दोस्तों। लेकिन जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है इंडिया गठबंधन के लिए वो ये कि सीटों के बंटवारे से पहले ही एक बहुत बड़ी संख्या में अब लोग इंडिया गठबंधन की ओर शिफ्ट होने लगे हैं दोस्तों। ताजा बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर जनमत पोल्स की ओर से सर्वे करवाए गए 21 जुलाई से लेकर 31 अगस्त यानी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर पूरा कवर किया गया दोस्तों। और जनता से पूछा गया तो उसके बाद जो जवाब सामने आया है वो काफी दिलचस्प है और इंडिया गठबंधन के लिए एक तरीके से संकेत है कि इंडिया गठबंधन का ग्राफ लगातार बिहार के अंदर बढ़ता जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि जनमत सर्वे दावा करता है कि महागठबंधन इस बार बिहार के चुनाव में 36% वोट शेयर इकट्ठा करके सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर उभर सकता है और एनडीए गठबंधन को लगभग 35% के आसपास वोट शेयर मिलेगा और जनसुराज पार्टी को 18% के आसपास वोट शेयर का दावा किया जा रहा है। अन्य को 10% का दावा किया जा रहा है। लेकिन जो बड़ी बात है दोस्तों वो ये कि इस बार इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा वोट शेयर के आधार पर आगे बताया जा रहा है, यानी धीरे धीरे करके इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक पॉजिटिव माहौल बनता जा रहा है और लोग इंडिया गठबंधन के साथ आकर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो शुरुआत है, अभी और भी इंडिया गठबंधन को समर्थन मिलता दिखाई देगा, क्योंकि लोग अब 20 साल पुरानी सरकार से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं और बदलाव करना चाहते हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर दोस्तों बिहार के चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन ने अपने सीट बंटवारे को लेकर पूरी तैयारी कर ली है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया है कि हम लोगों ने सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ फैसला ले लिया है, जल्दी घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों मीडिया वालों के द्वारा कई सारी रिपोर्टें छपनी शुरू हो गई है दोस्तों। मीडिया वालों ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय किया गया है वो 2020 के फॉर्मूले से इस बार अलग होने वाला है। 2020 के चुनाव में इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था दोस्तों और कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सीपीआई माले को 19 सीटें दी गई थी और सीपीआई ने 6 सीटों पर और सीपीएम ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार जो आंकड़े हैं वो कुछ इस प्रकार है कि आरजेडी इस बार 122 से 124 सीटों पर चुनाव लड़ेगी दोस्तों, यानी पिछली बार 144 सीटें लड़ी थी, इस बार घटकर 122 से 124 सीटें राष्ट्रीय जनता दल लड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को 58 से 62 सीटें मिलेगी, यानी कांग्रेस की कम होंगी सीटें, लगभग 12 सीटें इस बार कांग्रेस को कम मिल सकती है दोस्तों। और वामपंथी दल है उनको
और ज्यादा सीटें मिलेगी। पिछली बार जितनी सीटें मिली थी यानी लगभग 25-26 सीटें मिली थी दोस्तों, इस बार बढ़ाकर उसको 31 से 33 तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार सीपीआई माले ने अच्छा चुनाव लड़ा था दोस्तों। उन्होंने 19 में से 12 सीटें जीत ली थी। और वीआईपी पार्टी की बात करें तो उनको इस बार 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। आरएलजेपी पार्टी को यानी चिराग पासवान के चाचा की पार्टी को 5 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ने को मिलेगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए 2 से 3 सीटें रखी गई है दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये एक पूरा आंकड़ा है जिसके तहत चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इस पूरे मामले पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचते रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला दोस्तों, जब ग्वालियर क्षेत्र से कई बीजेपी और बीएसपी के समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इस दौरान मौजूद थे। कांग्रेस कार्यालय में नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है दोस्तों। भारी संख्या में लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए हैं, यानी बीजेपी की सरकार को लेकर अपना रोष प्रकट किया है दोस्तों। ग्वालियर के दिग्गज कांग्रेस पार्टी के नेता साहेब सिंह गुर्जर के नेतृत्व में आए कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी और बीएसपी ने केवल लोगों को छला है और धोखा दिया है, जनता के सपनों को तोड़ा है, किसानों, युवाओं और गरीबों के मुद्दे को भुला दिया गया है। यही बड़ा कारण है कि उन्होंने कांग्रेस के जनसंपर्क और भरोसेमंद नेतृत्व को चुना है। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी को लगातार मध्य प्रदेश के अंदर एक के बाद एक बड़ी सफलता मिल रही है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने छिंदवाड़ा क्षेत्र के अंदर 500 से ज्यादा बीजेपी के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवाया था। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अब बीजेपी का हिसाब किताब लेने के लिए सीधा दिल्ली पहुंच रही है दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी त्रिपुरा मोथा पार्टी, जिसके कारण बीजेपी त्रिपुरा के अंदर सरकार चला रही है, उसके सभी लोग, सारे कार्यकर्ता 9 सितंबर को नई दिल्ली में यानी त्रिपुरा से इतनी दूर दिल्ली आएंगे दोस्तों। दिल्ली में आकर प्रदर्शन करेंगे जिसमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग की जाएगी। यह प्रदर्शन राष्ट्रीय राजनीति में एक नया खलबल मचाएगी, क्योंकि जंतर मंतर पर आंदोलन होगा दोस्तों, जैसा कि त्रिपुरा मोथा पार्टी के लोग बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले अपने ही एनडीए गठबंधन के एक सहयोगी ने चुनौती दे दी है दोस्तों। कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन में इतनी ज्यादा खलबली मची है कि कभी कहीं से पार्टी, कहीं से कभी दूसरी पार्टी आकर बीजेपी का विरोध करने लगती है दोस्तों। यानी अभी कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु के अंदर एक एनडीए गठबंधन की पार्टी दिनाकरन की पार्टी ने बीजेपी और एनडीए अलायंस का साथ छोड़ दिया था दोस्तों। और अब त्रिपुरा मोथा पार्टी भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रही है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 9 तारीख को उपराष्ट्रपति पद को लेकर वोट डाला जाएगा दोस्तों। ऐसे में कई सारी पार्टियां हैं दोस्तों जिनके 1-1, 2-2 सांसद है। ऐसी ही एक पार्टी एआईएमआईएम ने फैसला लिया है कि वो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर अपना वोट डालेंगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में दोस्तों। इस पर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि क्योंकि सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं इसीलिए सपोर्ट किया जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश तेलंगाना पहले एक हुआ करते थे और असदुद्दीन ओवैसी भी उसी क्षेत्र से आते हैं दोस्तों। तो उन्होंने भी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन की बात कही है। ऐसे में तेलंगाना की पार्टी बीआरएस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर बैकफुट पर है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एआईएमआईएम दोनों के दोनों सुदर्शन रेड्डी को समर्थन कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी वाले क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बीआरएस पार्टी वालों को पता है कि अगर उन्होंने सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में वोट नहीं डाला तो फिर जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा कि जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना का एक तेलुगु व्यक्ति चुनावी मैदान में उतरा तो उन लोगों ने भाजपा के साथ वोट डालकर बीजेपी को सपोर्ट करके क्यों एक तेलुगु व्यक्ति को हराने के लिए वोट डाला गया दोस्तों, जिसका कोई जवाब नहीं होगा इनके पास। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है दोस्तों। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि गोवा के मंत्री हैं दिगंबर कामत, जिन्होंने अपनी ही सरकार के सामने, अपने ही मुख्यमंत्री के सामने अपने ही सरकार की पोल खोलते हुए कह दिया कि बीजेपी अगले 15 साल गोवा में नहीं आएगी। दिगंबर कामत के इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। आपको बता दें कि वीएन न्यूज की ओर से ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर वीएन न्यूज लिखा हुआ है। हालांकि इससे लेकर कोई पुष्टिकरण नहीं सामने आया कि आखिर पूरा मामला क्या है दोस्तों, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह मंत्री का ही वीडियो है, जिसमें देखा भी जा सकता है कि मंत्री भाषण दे रहे हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री बगल में खड़े हैं प्रमोद सावंत दोस्तों, और पीछे बीजेपी का बैनर लगा हुआ है। तो ये पुराना वीडियो तो उनका हो नहीं सकता, तो जरूर अभी का वीडियो हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टिकरण हम नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में तो है भारतीय जनता पार्टी, खासकर गोवा को लेकर। गोवा में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार से सवाल पूछा जाता है, माफिया को लेकर सवाल पूछा जाता है, और टैक्सी माफिया, शराब से जुड़े मामले को लेकर, ड्रग्स से जुड़े मामले को लेकर बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं कोयला खनन माफियाओं को लेकर भी बैकफुट पर है दोस्तों। पूरे के पूरे गोवा में
में बीजेपी विरोध में एक लहर देखने को मिल रही है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिख के बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार बंद के दौरान जिस शिक्षिका से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया अभद्र व्यवहार, उसी महिला टीचर को शिक्षा विभाग ने थमा दिया। नोटिस हुआ यह कि बीजेपी और एनडीए द्वारा बीते 4 सितंबर को बिहार बंद किया गया। दोस्तों, इस दौरान जहानाबाद का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महिला शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार किया। दोस्तों, अब उस शिक्षिका पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी कर दिया है, स्पष्टीकरण देने की मांग की है। यह नोटिस जहानाबाद के डीईओ द्वारा भेजा गया है। दोस्तों, बीते 4 सितंबर को राज्य में बीजेपी ने बिहार बंद का आह्वान किया था। दोस्तों, तब से जोरदार तरीके का बवाल हुआ और उस बवाल में बीजेपी इतनी बुरी तरीके से बैकफुट पर है कि अब उसके नेताओं से सवाल पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राज्य के लोगों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि क्यों एक महिला टीचर को परेशान किया जा रहा है। बंद के कारण बीजेपी के लोगों ने जानबूझकर उस महिला टीचर के साथ अभद्रता की, जिसका पुरजोर तरीके से जवाब दिया गया। तो उसके बाद अब उल्टा उन्हीं को नोटिस थमा दिया गया है जिन्होंने बीजेपी के बंद का विरोध किया था। कुल मिलाकर दोस्तों, शिक्षिका के साथ लोगों की सिंपैथी है, संवेदनाएं हैं और जवाब अब बीजेपी वालों को देना है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बिहार बंद करके बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है दोस्तों, और बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी तरीके से हो गई है और कहीं ना कहीं बिहार में बीजेपी को लेकर एक माहौल बना है कि उन्होंने जानबूझकर बिहार बंद किया और वहां बिहार में महिलाओं को खासकर परेशान किया गया। जो बिहार की महिलाएं हैं, यानी मोदी के सम्मान के नाम पर बिहार के लोगों को, महिलाओं को, सबको परेशान किया गया, बच्चों तक को परेशान किया गया। दोस्तों, स्कूल की गाड़ियां तक नहीं जाने दी गई। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण करने के खिलाफ राजनीतिक दलों सहित कई अन्य द्वारा दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने 24 जून को राज्य की मतदाता सूची का गहन विशेष पुनर्निरीक्षण कराने का निर्देश दिया था। दोस्तों, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने निर्वाचन आयोग की टिप्पणी पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और एआईएमआईएम और अन्य याचिकाकर्ताओं के जवाब पर विचार करने का फैसला लिया है। दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने कहा कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं में से 99.5% में एसआईआर प्रक्रिया में अपनी पात्रता के दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त से एनजीओ कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों के द्वारा दायर याचिकाओं सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। दोस्तों, पीठ ने तब सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह बिहार में एसआईआर प्रक्रिया का मसौदा मतदाता सूची से छूट गए मतदाताओं को दावा पेश करने के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से अर्जी देने का विकल्प दे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को राजनीतिक दलों के द्वारा समय सीमा बढ़ाने के लिए दायर किए गए कुछ आवेदन पर भी सुनवाई की है। दोस्तों, देखते हैं आज कोर्ट की ओर से क्या आदेश सामने आता है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर देश के राजनीतिक गलियारों में एक बात की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही। क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इस बात पर एकजुट नहीं हो पा रहे हैं कि किसको अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सके। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पोस्ट खाली होने पर बीजेपी के लोग कई बार सवाल खड़ा करते थे दोस्तों, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने दिनों से नहीं चुन पाया गया है दोस्तों, तो इस पर कोई भी एक शब्द बीजेपी के नेताओं का नहीं निकल रहा। आपको बता दें कि आरएसएस के लोग बार बार बीजेपी वालों के साथ बैठक करते हैं और आगे की रणनीति तय करते हैं और उसके बाद 2-4 लोगों के नाम आगे किए जाते हैं कि इनके नाम पर चर्चा की गई, उनके नाम पर चर्चा की गई। अंततोगत्वा होता कुछ नहीं है, केवल बैठकें होती है और निकलकर कुछ आता नहीं है। दोस्तों, अभी जोधपुर के अंदर लगातार 5, 6 और 7 3 दिन बैठक चल रही है दोस्तों, आरएसएस वालों की बैठक चल रही है और उस बैठक से अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पोस्ट को लेकर कुछ खास ऐलान होता दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी बातें निकलकर सामने आती दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। ऐसे में एक और मीडिया में सिगूफा छोड़ा गया है जिसमें दावा किया जाता है कि देश के राजनीतिक हलकों में जो चर्चा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, उसमें एक व्यक्ति के नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है और वो है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पोस्ट पर देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे करके मीडिया वाले दावा कर रहे हैं कि 2 समीकरण साधने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पहला कि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं और महाराष्ट्र के अंदर लगातार मराठा वर्सेस ओबीसी का संघर्ष बनता जा रहा है, जिस तरीके से आरक्षण की डिमांड को लेकर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट होता रहता है दोस्तों। तो ऐसे में बीजेपी किसी मराठी व्यक्ति को अगला अपना मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अंदर बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर एकनाथ शिंदे इस पर विचार करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे या फिर उनसे अलग हो जाए। दूसरा फायदा बीजेपी को यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर एक मैसेज भेजेगी अपर कास्ट में कि वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे, क्योंकि बीजेपी उनके बारे में सोचती
दोस्ती है और देवेंद्र फडणवीस को कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के करीबी है दोस्तों, मोदी और शाह के भी करीबी नेता है। तो ऐसे में पार्टी और संगठन के बीच में यानी आरएसएस और बीजेपी के बीच में एक समन्वय बन पाएगा। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी में कई सारे अलग अलग तरीके के गुट चल रहे हैं दोस्तों, ये बात एकदम सच है। राजीव प्रताप रूडी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेता को निशाने पर लिया है दोस्तों। ये वही राजीव प्रताप रूडी है जिनको राहुल गांधी ने सपोर्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के इलेक्शन में जिता दिया था दोस्तों। उस समय राजीव प्रताप रूडी वर्सेस गृह मंत्री अमित शाह का ये पूरा मुकाबला बन गया था। हालांकि बाद में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से बीजेपी के एक गुट को सपोर्ट किया, राजीव प्रताप जी को सपोर्ट किया, तो उसके बाद बीजेपी के अंदर अमित शाह वाला गुट चुनाव हार गया दोस्तों और संजीव बालियान चुनाव हार गए। लेकिन संजीव बालियान के प्रचार करने के लिए निशिकांत दुबे पहुंचे थे दोस्तों। राजीव प्रताप रूडी को लेकर उल्टा बयान उन्होंने दिया था। उससे ही उसी दिन पता चल गया था कि आज वोटिंग के दिन अगर ये राजीव प्रताप रूडी को लेकर उल्टी बात बोल रहे हैं तो जरूर निशिकांत दुबे और राजीव प्रताप रूडी के बीच में कुछ ना कुछ आपस में विवाद होगा दोस्तों। और वो बात एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। राजीव प्रताप रूडी एक इंटरव्यू के दौरान न्यूज लॉन्ड्री से बात करते हुए कहते हैं कि निशिकांत दुबे अहंकारी है, संसद पर नियंत्रण चाहता है, झूठी जानकारी फैलाता है, यानी अपने पार्टी के सांसद के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव प्रताप रूडी ये बात बोल रहे हैं दोस्तों। राजीव प्रताप रूडी खुद भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के अंदर एक अमित शाह का गुट है और एक दूसरे पार्टी के नेताओं का गुट है दोस्तों, और दोनों में आपस में संघर्ष चलता रहता है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह भी अपना एक ग्रुप बनाकर चलते हैं बीजेपी के अंदर की अगर नरेंद्र मोदी सत्ता से जब दूर जाएंगे यानी प्रधानमंत्री के पोस्ट से हटेंगे तो फिर अमित शाह के पास मौका होगा कि वो देश के प्रधानमंत्री के पोस्ट पर दावेदारी करे दोस्तों। और अमित शाह कहीं ना कहीं उसी तरीके की एक तैयारी कर रहे होंगे, सांसदों के बीच में अपनी पहुंच को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। तो दूसरा गुट भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं बनता दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 9 तारीख को उपराष्ट्रपति पोस्ट के चुनाव होंगे दोस्तों। ऐसे में दो मुख्य कैंडिडेट है, एक इंडिया अलायंस की ओर से सुदर्शन रेड्डी है और दूसरी तरफ से सीपी राधाकृष्णन है। ऐसे में दोस्तों इंडिया अलायंस के जो पूर्व जज है दोस्तों और प्रत्याशी है सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने एक वीडियो क्लिप जारी किया है। इस वीडियो क्लिप में सुदर्शन रेड्डी कहते हैं कि मैं माननीय सदस्यगण यानी जितने भी हमारे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर चुने हुए सांसद है उनसे कहना चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में 2 से 3 दिन का टाइम बचा हुआ है। मेरी सभी से दरखास्त रहेगी कि देश के हित में सोच समझकर मतदान करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे या आपके हित में नहीं बल्कि देश के हित में होगा। जो भी आपका निर्णय होगा मैं उसको स्वीकार करूंगा। यानी सभी सांसदों से सीधी बात करते हुए उन्होंने ये वीडियो जारी किया है दोस्तों। ये सारी वीडियो उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी जो सांसद हैं और उन पर पहुंच भी गई होगी और वो देखेंगे कि अगर वो जज साहब को वोट देते हैं तो जज साहब संविधान की रक्षा की बातें कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है दोस्तों सीपी राधाकृष्णन वो तो कुछ बोल भी नहीं रहे, शांत बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है कि एनडीए गठबंधन का जो समीकरण है उसी से वो जीत जाएंगे। लेकिन सबको पता है कि समीकरण काम नहीं आते, क्योंकि उपराष्ट्रपति पोस्ट के चुनाव को लेकर लोग अपने मन से वोट डालते हैं और जब व्यक्ति अपने मन से वोट डालता है तो फिर वो ये सोच समझकर वोट डालता है कि देश के हित में क्या अच्छा होगा। और सांसदों को पता है कि वो किसी को भी वोट दे दे उनके ऊपर कोई एंटी डिफेक्शन वाला कानून तो चलेगा नहीं, यानी दल बदलू वाला कानून नहीं चलेगा और कोई विप भी पार्टी के द्वारा जारी नहीं की जा सकती। यानी किसी पार्टी के द्वारा सांसद को यह नहीं बोला जा सकता कि तुम इसी को वोट दो वरना तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अब वो वाला नियम तो यहाँ लागू होगा नहीं, उपराष्ट्रपति पोस्ट के चुनाव को लेकर लागू नहीं होता है दोस्तों। तो सांसदों के पास ये मौका है वो अपने हिसाब से वोट डाले, पार्टी के कहने पर वोट डालना उनके लिए जरूरी नहीं है। और इसीलिए कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति पोस्ट के चुनाव को लेकर कुछ बड़े उलटफेर के संकेत जरूर मिल रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि एनडीए गठबंधन वाले जितना चाहे उतनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, अंततः गत्वा जो रिजल्ट होगा वो काफी दिलचस्प हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती हो सकती है, दोनों आपस में दोस्त हो सकते हैं, लेकिन मोदी देश के लिए दुश्मन बन गए हैं, ये बात हम कह सकते हैं। यानी जिस तरीके से बार बार ट्रंप के द्वारा भारत के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है दोस्तों और कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ शब्दों में बोला है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती हो सकती है लेकिन मोदी देश के दुश्मन बन चुके हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय ने वोटर अधिकार यात्रा को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए दोस्तों। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से देश भर में यह संदेश गया है कि चुनाव आयोग और सरकार मिलकर धोखाधड़ी करके सरकार बना रहे हैं। अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि देश भर में यह संदेश है कि चुनाव आयोग तथा सरकार मिलकर धोखाधड़ी कर रहे हैं, सरकारें बनाई जा रही है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। यानी चुनाव आयोग सरकार का पूरक है, भारतीय जनता पार्टी का पूरक है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को सपोर्ट कर रही है, इसलिए दोनों
मिले पड़े हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिक्रिया है दोस्तों, उसे एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, चुनाव आयोग से सवाल पूछने में पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की मौजूदा स्थिति को लेकर नीतीश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते 20 वर्ष की नीतीश मोदी सरकार और 11 वर्ष की डबल इंजन सरकार ने राज्य के 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने जनता से कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता वोट मांगने आए तो उनसे ये सवाल जरूर पूछे, बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है, बिहार में महिलाएं असुरक्षित क्यों है, बिहार में इतना अपराध क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों है, बिहार में इतना बेरोजगारी और पलायन क्यों है। तेजस्वी यादव ने ये जो सवाल पूछा है दोस्तों, ये काफी गंभीर सवाल है और बीजेपी के लोग इन्हीं सवालों पर जवाब देने से बचते हुए कोशिश करते रहते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अब समय आ चुका है बिहार में ऐसे सवाल पूछने का, और कुछ गोदी मीडिया वाले जरूर बीजेपी और उनकी 20 साल पुरानी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कोई सवाल खड़ा किया जाता है तो एकदम आकर तथाकथित जंगल राज की कहानी बताने लगते हैं, तो उनके लिए करारा जवाब है। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। दोस्तों देख रहे थे आप लोगों का अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का जुड़े रहने के लिए। दोस्तों जय हिंद।